हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज मैं आपसे भाग 10 के विषय में और भाग 11 के विषय में चर्चा करूंगा, क्योंकि पीछे हम जो बड़े भाग थे जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते और बहुत सारी समझाने वाली बातें थी जिसमें ज्यादा समय लगा है, तो वो बड़े भाग हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ छोटे छोटे भाग बचे हैं जिनको हम जल्द से जल्द इनको समाप्त करके इनके विषय में जो भी इसमें एक तो कहीं कहीं डायरेक्ट अनुच्छेदों से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और कहीं कहीं कुछ इसके विशेष प्रावधान है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा करते हुए अब धीरे धीरे हम इस संविधान को समाप्त करेंगे और अगले विषय की ओर हम बढ़ेंगे। तो आज हम इसी क्रम में आपसे बात करेंगे भाग 10 की। भाग 10 में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विषय में चर्चा की गई। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के क्षेत्र के विषय में चर्चा की गई है। तो इसके संबंध में सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, पहली चीज तो इसका जिक्र अनुच्छेद 244, पहला प्रश्न यहाँ से यही उठेगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के विषय में चर्चा किस भाग में की गई है, तो भाग 10 में की गई है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 244 इससे संबंधित है। इसी क्रम में अब हमको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज हमने यहाँ पे लिखी, संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के विषय में चर्चा की गई है। जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी तो वहाँ पे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, दो अनुसूचियां मैंने इसके अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के विषय में पढ़ाई थी। तो 5वीं अनुसूची में हमने बात की थी एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में, और साथ ही जो 6ठी अनुसूची वहां मैंने बात की थी उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के संबंध में हमने 6ठी अनुसूची में इसके जनजातीय क्षेत्रों एवं प्रशासन नियंत्रण के क्षेत्र में 6ठी अनुसूची में बात की थी। और 5वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के संबंध में जो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी चर्चा मैंने आपसे 5वीं अनुसूची में की थी। तो दोनों अनुसूचियां आपको याद रखनी कि 5वीं अनुसूची में भी इसका जिक्र है और 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। अगर बात यहाँ पे मैंने लिखी है घोषणा, तो एक बात आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे कई एग्जामों में प्रश्न बना है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तब आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। सीधे प्रश्न आपसे बनेगा कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो वहां आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को इसका अधिकार है। और एक बात और याद रखिए कि वह राज्यपाल के परामर्श से इसके क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है। अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, इसके नाम में परिवर्तन करना या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी, लेकिन साथ ही साथ जिस राज्य का यह मसला होगा, जिस राज्य का मामला होगा, उसके राज्यपाल से परामर्श लेना भी राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा। तो आपको याद रखना है कि पहली चीज, किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, यह शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास होगी। और यदि इसके क्षेत्र में कोई छेड़छाड़ करने, कोई परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से यह शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त होगी। फिर इसके संबंध में आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, आपसे अनुच्छेद के विषय में पूछ लिया जाए। पहली चीज, किस भाग में, 10वें भाग में, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी चर्चा की गई है। तो मेरे हिसाब से बस एक प्रश्न यही बनेगा यहाँ से कि इसकी घोषणा कौन करता है, कि कौन, मतलब अनुसूचित क्षेत्र, जो यही बात मैंने लिखी कि राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार या शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास होगी। एक प्रश्न ये बन सकता है कि इसका जिक्र किस अनुच्छेद में, किस भाग में, तो भाग 10 में, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी बात आपके भाग 10 में और अनुच्छेद 244 में। तो 3 तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकते थे। इसी क्रम में मैंने आगे लिखा है अनुच्छेद 11, केंद्र राज्य संबंध, बहुत महत्वपूर्ण ये भाग होगा आपका अनुच्छेद भाग 11, इसमें केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। यह अनुच्छेद 245 से 263 तक विस्तारित है। जो आपका भाग 11 है जिसमें केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है, 245 से 263 तक विस्तारित है। तो इसको हम विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से पहले चर्चा करेंगे, और जहां पे इससे अतिरिक्त कुछ प्रावधान बनते हैं, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में होते हैं, उसकी चर्चा भी उसी अनुच्छेद के तहत मैं कर लूंगा। जैसे अनुच्छेद 245, जो इसका पहला अनुच्छेद है 245, इसमें क्या कहा गया, संसद व राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 245 में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि कोई कानून संसद बनाती है या राज्य विधानसभा बनाती है, तो उसका विस्तार कहां तक होगा, किस क्षेत्र तक उसका विस्तार होगा। तब आपको याद रखना है यदि किसी कानून का निर्माण संसद करती है, किसी कानून को संसद बनाती है, तो वह पूरे देश में लागू होगा, पूरे
देश में लागू होगा। लेकिन यदि कोई राज्य विधानमंडल किसी कानून को बनाता है तो जिस राज्य का विधानमंडल उस कानून को बना रहा है वह उस राज्य विशेष में ही लागू होगा। यह जरूरी नहीं कि वह भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा। लेकिन यदि संसद कानून बनाएगी तो वह संपूर्ण भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा। लेकिन राज्य विधानमंडल कानून बना रही है तो वह उसी राज्य विशेष में लागू होगा। और इसका जिक्र अनुच्छेद 245 में किया गया। अनुच्छेद 246 संसद व राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु, कि किन विषय वस्तु का मतलब क्या हो गया कि किन क्षेत्र किन विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, और किन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। और वहां जब मैंने आपको 7वीं अनुसूची पढ़ाया था, 7वीं अनुसूची में विभिन्न सूचियां बताई थी जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया था। तो वही बात अनुच्छेद 246 के तहत की गई है कि किसके पास कौन कौन से विषय, किस विषय पे राज्य कानून बना सकता है, किस विषय पे संसद कानून बना सकती है। तो जैसे यहाँ पे जब मैंने आपको 7वीं अनुसूची पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि संघ यानी कि जिस मामले पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है वह संघ सूची के अंतर्गत आएगा, और इसमें 100 विषय शामिल थे। कितने विषय? 100 विषय शामिल थे। फिर राज्य, ऐसे मामले ऐसे विषय जिन पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। कितने विषय थे? 61। फिर आपका आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें राज्य व केंद्र दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन किसी विवाद की स्थिति में जो केंद्र का कानून होगा यानी जो संसद कानून बनाएगी वह कानून माना जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कहेगी। तो यहीं पे मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देता हूँ, आखिर संघ सूची में कौन से ऐसे विषय शामिल है जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में कौन से विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं। और यहाँ से कई बार डायरेक्ट विषय देकर आपसे ये पूछ सकता है यह जो विषय है किस सूची में शामिल है। तो उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण विषय हैं और जो अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो आपका रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, आपको याद रखना न्यूक्लियर एनर्जी, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षण आदि। ये ऐसे विषय हैं जिसपे संघ सूची का मतलब संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और इसी वजह से संघ सूची में शामिल है। इसमें आपको मेन याद रखना है रक्षा हो गया आपका, बैंकिंग, बीमा, जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना और जनसंख्या आपका समवर्ती सूची में शामिल है, लेकिन जनगणना और जनसंख्या देकर आपको एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करता है। तब आपको याद रखना जनगणना यानी कि सेंसस, जनगणना यानी कि सेंसस का जिक्र संघ सूची में है और इसके विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। फिर बीमा है आपका, बैंकिंग है, रक्षा है, विदेश मामले है, फॉरेन, अगर कोई विदेश मामले की चर्चा होगी उस विषय पे कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? संघ सूची में है और कानून बनाने की शक्ति संसद की होगी। मुद्रा और आपका मैंने बताया आणविक ऊर्जा यानी कि परमाणु ऊर्जा के संबंध में, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, यदि केंद्र राज्य के बीच व्यापार के संबंध में कोई कानून बनाना है तो इसकी शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी यानी कि केंद्र के पास होगी। और आपका लेखा परीक्षा, मेरे हिसाब से संघ सूची के विषय आप याद रखिएगा कि रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना और लेखा परीक्षा, ये संघ सूची में शामिल महत्वपूर्ण विषय हैं और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न उठते हैं और इस पे कानून बनाने की शक्ति संसद की होगी। राज्य सूची में बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। पुलिस बहुत महत्वपूर्ण, पुलिस राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य, आपसे अगर स्वास्थ्य के संबंध में पूछ लिया जाए, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य एवं सफाई राज्य सूची के विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। जेल, स्थानीय शासन, इसमें आपको एक जेल याद रखना है, पुलिस याद रखना है, सार्वजनिक व्यवस्था याद रखना है, जन स्वास्थ्य एवं जो सफाई है, कृषि है, सब बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और सबको आपको याद रखना है कि राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन राज्य सूची के विषय हैं और इस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये बात आपको याद रखनी। फिर समवर्ती सूची के विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जिस पर राज्य व केंद्र दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो हमेशा संसद का कानून मान्य होगा। जैसे इसमें एक आपराधिक कानून प्रक्रिया यानी कि सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय आपको याद रखना है। फिर विवाह एवं तलाक भी समवर्ती, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है।
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि जनसंख्या और जनगणना में एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करता है। तो जनगणना के संबंध में याद रखना कि संघ सूची का विषय है, और जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाएगी और परिवार नियोजन की बात की जाएगी तो वह आपका समवर्ती सूची का विषय। बिजली यानी कि विद्युत की सूची का विषय समवर्ती सूची का। श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक, प्रेस आदि। तो आपको याद रखना है कि आपराधिक कानून प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक, प्रेस यानी कि मीडिया, यह सब किस सूची के विषय हैं? या समवर्ती सूची के विषय हैं। और दोनों पे कानून, इन पे समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होगी, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा। फिर बहुत महत्वपूर्ण, और यहाँ से तो मैंने विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखे हैं। जब भी आपके इन विषयों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न जरूर उठ जाता है, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो आपको याद रखना है 42वें संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नीचे मैंने 5 विषय लिखे हैं। ये 5 विषय ऐसे थे कि 1976 से पूर्व यह राज्य सूची के विषय थे। इस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसमें आपका एक शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। हजारों बार ये प्रश्न बना है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ये विषय तो कतई नहीं भूलना कि समवर्ती सूची के विषय हैं। 1976 से पूर्व राज्य सूची में शामिल थे, इन वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल है, जिसमें आपका शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन 5 ऐसे विषय हैं जो 1976 से पूर्व आपकी राज्य सूची में शामिल थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। उसके बाद आपका अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 246 से। तो इन विषयों को आप 2-3 बार देख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। फिर बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 246 से, जीएसटी संबंधी प्रावधान। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर की बात की गई है। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 246A में किया गया। जीएसटी संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 246A में किया गया है और 101वें संविधान संशोधन से इसको शामिल किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था और इसके प्रावधान 1 जुलाई 2017 से लागू हुए थे। आपको याद रखना है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुई, तो 101वें संविधान संशोधन से लागू हुई थी और इसका जिक्र अनुच्छेद 246A में किया गया। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जीएसटी की संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ आई थी। जब आपको याद रखना कि जीएसटी की संकल्पना सर्वप्रथम फ्रांस में थी, लेकिन जो भारत में जीएसटी लागू है वह किस देश के आधार पर लागू है, तब आपको याद रखना कि भारत में कनाडा के आधार पर जीएसटी लागू की। जैसे कनाडा में जीएसटी के प्रावधान है, उसी तरीके के प्रावधान भारत में लागू किए गए, बात आपको याद रखनी। फिर आपका आता है अनुच्छेद 249। अच्छा, इसके संबंध में अभी अनुच्छेद 279A में भी एक बात है। अनुच्छेद 279A जब मैं आपको भाग 12 पढ़ाऊंगा उसमें अनुच्छेद 279A आएगा, वहां जीएसटी परिषद से बात की गई, जीएसटी की जो समिति होती है उसके संबंध में चर्चा है। तो अनुच्छेद 249 में आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। यदि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है और संसद को ऐसा लगता है, 249 में संसद को ऐसा लगता है, और खासकर इसके संबंध मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि राज्यसभा को इस बात का अधिकार है, कि इसको राज्यसभा को ऐसा लगता है कि यदि कोई राष्ट्रीय हित का एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पे कानून बनाना संसद के लिए अनिवार्य है, तो चाहे वह राज्य सूची का विषय क्यों ना हो, उस पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? संसद की होगी, और यह विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। ये बात आप याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 250, इसमें कहा गया है आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। आपातकाल यदि लगा है तो उस स्थिति में जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद की होगी, संसद उस पर कानून बना सकती है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 250 में किया गया। इसमें आप अनुच्छेद 249 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि राज्यसभा को इस बात की शक्ति प्राप्त है तो उसको यह महसूस होता है कि किसी राष्ट्रीय हित के विषय पर कानून बनाया जाना भी आवश्यक है। वह राज्य सूची का विषय था, लेकिन चूंकि वह राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए राज्यसभा को इस बात का अधिकार है कि यदि उसको यह महसूस हो गया, राज्यसभा को यह महसूस हुआ कि इस पर कानून बनाना संसद के लिए अनिवार्य है, तो संसद को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना सकती है। ये बात आपको याद रखना है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 252। इसमें कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। अगर 2 या 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न है, किसी मामले को लेकर कोई विवाद है, तो दोनों राज्यों की सहमति से संसद को
दोनों राज्यों की सहमति से संसद को इस बात का अधिकार होगा कि वह उस विषय पर कानून बना सकती है। आपको याद रखना है कि दोनों राज्यों की सहमति से उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? संसद की। इस बात को याद रखिएगा कि दोनों राज्यों की सहमति होना अनिवार्य होगा उस विवाद में। फिर अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला है, भले ही राज्य सूची के विषय में केंद्र को महसूस होता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी और राज्य उस कानून को मानने के लिए बाध्य होगा। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 253 में किया गया। अनुच्छेद 254, समवर्ती सूची के विषय पर विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। मैंने कई बार इसको आपको बता दिया है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर, क्योंकि राज्य व केंद्र दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन विवाद की स्थिति में यदि राज्य व केंद्र के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस स्थिति में जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून होगा वह मान्य होगा। और इसका प्रावधान भी आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 254 के तहत किया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 254 के तहत। फिर आपका आता है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट अनुच्छेद से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि नदी जल विवाद यदि अंतरराज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच या तीन राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद है, तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 262 में किया गया है कि इसके स्थगन हेतु संसद कानून बना सकती है। आपको याद रखना है कि नदी जल विवाद को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद है उनको स्थगित, उनको रोकने के लिए संसद कानून बना सकती है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 262 के तहत ही प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित कर सकता है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है अनुच्छेद 262 के तहत कि नदी जल विवाद को रोकने के लिए नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकता है। नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और इसको रोकने संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 262 में किया गया। फिर अनुच्छेद 263, इसमें कहा गया अंतर्राज्यीय परिषद बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज यहाँ से दो तीन तरीके के प्रश्न बनेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको याद रखना कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है। और इसके विषय में एक बात और पूछी जाएगी कि राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। पहली चीज अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र किस अनुच्छेद में है? 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। ये बात आपको याद रखनी है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो वही प्रावधान मैंने यहाँ लिखे हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र अनुच्छेद 263 में है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। और इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो भाग 10 और भाग 11 के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान बन सकते थे मैंने आपको बता दिए और बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है। खासकर इन जो तीन सूचियां लिखी इसमें कौन कौन से विषय शामिल है ये बात आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 246 ये आपको याद रखना, जिसमें मैंने बताया पहली चीज की इसमें जीएसटी की बात की गई, ठीक, जीएसटी संबंधी प्रावधान। लेकिन जो भारत में जीएसटी लागू है वह किस देश से ली गई? किस देश? जैसे एक तो सबसे पहली बात तो ये थी कि जो जीएसटी का प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया? फ्रांस। जीएसटी में सर्वप्रथम जीएसटी का सर्वप्रथम प्रावधान फ्रांस में आया था। लेकिन जो भारत में जीएसटी लागू है वह कनाडा के आधार पे लागू, कनाडा के आधार वाली जीएसटी भारत में लागू। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसका जिक्र 246A में किया गया। 249 के तहत आपको याद रखना कि भाई राष्ट्रीय हित के विषय में राज्य सूची के विषय, राष्ट्रीय हित के जो राष्ट्रीय महत्व का विषय होगा चाहे वह राज्य सूची का क्यों ना हो, कानून बनाने की शक्ति संसद की होगी। इस तरीके से मैंने बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। तो मेरे हिसाब से भाग 10 और 11 के संबंध में यही प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते थे। तो अगर आपको इतना तैयार है तो मेरे हिसाब से किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में बनने वाला कोई प्रश्न इससे आपसे बाहर नहीं जाएगा, आपसे नहीं छूटेगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हिंदी की क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो मेरी आपके संविधान संशोधन की श्रृंखला चल रही है वहां जाके आप बहुत आसानी से एक एक दो करके संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।